अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बाइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग के इस सनसनीखेज कोर्ट कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। इसके बाद इस्तगासा के मुकाबले में मुलजिम का मौक़िफ़ जानने के लिए उसका हल्फिया बयान रिकॉर्ड किया गया। किसी भी केस में अदालत के रूबरू दिए गए मुलजिम के हल्फिया बयान की बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि वकील सफ़ाई ने इसी बयान के ऊपर खड़े होकर ये मुकदमा लड़ना होता है। अगर मुलजिम के हल्फिया बयान के अंदर सुकम मौजूद हों तो उसकी वकालत करने वाले के कदमों के नीचे से किसी भी वक्त ज़मीन निकल सकती है। इसके बाद इन वकील साहब और केस का जो हशर होता है उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। लिहाजा अपने मौक्किल को इस सिलसिले में खुसूसी तैयारी कराना पड़ती है। अलबत्ता पुलिस की कस्टडी में दिए गए मुलजिम के किसी बयान की अदालत में कोई अहमियत नहीं होती। रिजवान शेख ने अपनी समझ-बूझ के मुताबिक आरफा की मौत के हवाले से पुलिस को जो नाकाबिले यकीन इब्तिदाई बयान दिया था, अगरचे ऐसी बातों की अदालत में कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने अपने मौक्किल को हिदायत की थी कि इस हवाले से वो अपने बयान में कोई तब्दीली ना करे। असल में हमारे खित्ते की रवायत की रोशनी में इस अंदाज की सोच ऐन फितरी नजर आती थी और इससे मासूमियत नुमा सादगी झलकती थी। मुलजिम रिजवान शेख का हल्फिया बयान रिकॉर्ड हो चुका तो वकील इस्तगासा जिरा के लिए एक्यूज बॉक्स के नज़दीक चला गया। फिर उसने मुलजिम की आंखों में देखते हुए बड़े जारहाना अंदाज में सवाल किया, तुम्हारी उम्र इस वक्त कितनी होगी? 62 साल। मुलजिम ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। ये ऐसी उम्र है कि इंसान इस मकाम तक पहुँचते पहुँचते नाना और दादा बन चुका होता है। वकील इस्तगासा ने जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसकी अकल बालिग और जहन बिचौर हो जाता है, सोच में पुख्तगी आ जाती है और आंखों में शर्म हया बसेरा कर लेती है। वो किसी ऐसी हरकत के बारे में सोचकर कांप उठता है जिसके खुल जाने पर उसे शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़े। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वकील इस्तगासा की लंबी रनब से फेंकी हुई तेज रफ्तार बॉल को रिजवान शेख ने बड़े इत्मीनान से पुल करके बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया। मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ वकील साहब, वो सादगी से बोला। फिर तुमने ये क्या हरकत कर डाली? वकील इस्तगासा ने सरसराते हुए लहजे में पूछा। मैं समझा नहीं। मुलजिम ने उलझन ज़दा नज़र से वकील इस्तगासा की तरफ देखा। आप मेरी किस हरकत का जिक्र कर रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर इस सच्चाई का ऐलान कर रही है कि अपनी मौत के वक्त मकतूला 3 माह के हमल से थी, वकील इस्तगासा ने तंज़िया अंदाज में कहा, जबकि हकीकत यह है कि उसका शौहर सलामत अली पिछले 3 साल से जेल काट रहा है। मकतूला या तो अपनी माँ के घर में रहती थी और या फिर तुम्हारे घर में दिन गुजारती थी। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ये मामला किस तरह हुआ। मैंने आरफा को घरेलू कामकाज के लिए मुलाजिम रखा हुआ था, जिसकी मैं इसे एक माकूल तनख्वाह देता था। मुलजिम ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। मेरे घर से जाने के बाद वो कहाँ कहाँ जाती थी और क्या क्या करती फिरती थी, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। अगर मौत के वक्त वो हामला थी तो ये मसला नहीं। आप इस सिलसिले में मुझसे पूछगछ का हक नहीं रखते। ये कैसे तुम्हारा मसला नहीं है? वकील इस्तगासा ने दुरुस्त लहजे में कहा। और तुमसे पूछताछ क्यों ना की जाए? क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि अपने हमल के हवाले से वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी? वो तुम्हें शादी के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर तुम इससे शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। आखिर मकतूला ने तुम्हें धमकी दी कि अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो वो दुनिया वालों को बता देगी कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। लोग इसकी बात का फौरन यकीन कर लेते, क्योंकि इसका शौहर तो 3 साल से जेल में है और वो सारा दिन तुम्हारे बंगले में गुजारती थी और तुम इस पर हद से ज़्यादा मेहरबान भी थे, क्योंकि वो तुम्हारी ख्वाहिश के सामने सर झुका दिया करती थी। वकील इस्तगासा ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, किसी भी केस में मुलजिम की हैसियत बड़ी नाजुक होती है। इसे वकील इस्तगासा की तल्ख़-व-तुश बातों और ख़तरनाक हमलों को बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ सहना पड़ता है। वकील इस्तगासा ने तवील भाषण के ज़रिए अदालत को ये बताने की कोशिश की थी कि मुलजिम और मकतूला के बीच कोई काबिल मज़म्मत रिश्ता उस्तवार हो चुका था। मुलजिम ने खामोशी से वकील सरकार का लेक्चर सुना और उसकी बात मुकम्मल होने पर कहा, वकील साहब, आपने मेरे और आरफा के ताल्लुकात के हवाले से जो कहानी सुनाई है वो मबनी बर दरोग है।
मैं आपके आयद करदा इल्ज़ामात से साफ इनकार करता हूँ। और जहाँ तक आरफा पे मेरी मेहरबानियों और इनायतों की बात है तो लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, वो एक बहुत अच्छी घरेलू मुलाजमा थी। वो मेरी तवक्को से ज़्यादा अच्छा काम करती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि इसके 2 बच्चे हैं जिनका बाप 3 साल से जेल में कैद है। ये सच है कि मुझे आरफा से बहुत हमदर्दी थी, इसीलिए मैं तयशुदा तनख्वाह के अलावा भी दामे दरमे सुखने उसकी मदद कर दिया करता था। अगर आप मेरे इस खालिसतन इंसानी रवैये का कोई गलत मतलब निकालने की कोशिश में हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस हवाले से मेरा अल्लाह खुद ही आपसे पूछेगा। अगर मैं चाहता तो वकील इस्तगासा की गैर मंतकी और बेसरोपा बातों पर मुत्तहिद एतराज़ात उठा सकता था, लेकिन मैं खामोशी से अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ता देखता रहा। मेरा मौकिल बड़े पुरएतमाद अंदाज में वकील इस्तगासा की जिरह का सामना कर रहा था। मैं इसकी कारकर्दगी से मुतमईन था। फिलहाल तो ये अदालत आपसे पूछेगी और बहुत कुछ पूछेगी। वकील इस्तगासा ने मुलजिम की गहरी चोट के जवाब में इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा, तुम्हारी हमदर्दी और खुदा तरसी बिलावजह नहीं थी। इसके बदले में मकतूला रोज़मर्रा के घरेलू कामों के अलावा भी तुम्हारी गैर अखलाकी ख्वाहिशात की तकमील में लगी रहती थी, जिसके नतीजे में वो इस हाल को पहुंच गई कि दुनिया वालों को मुंह दिखाने के काबिल न रही। इसके पास बस एक ही रास्ता बचा था कि तुम उससे शादी कर लो, मगर तुम तो महज उसके साथ वक्त गुजारी कर रहे थे। उसकी शादी वाली तजवीज़ तुम्हारे लिए काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन जब उसने तुम्हें राज अफशा करने की धमकी दी तो तुम जिल्लत और बेइज्जती के ख्याल से खौफजदा हो गए और तुमने इससे दायमी निजात हासिल करने का मंसूबा बना लिया। बज़ाहिर तुमने इसे यकीन दिलाया कि वो परेशान ना हो, तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो। वो तुम्हारी बात सुनकर मुतमईन हो गई। इस मासूम को ये थोड़ी खबर थी कि इस झूठी तसल्ली और खोखले दिलासे के पीछे तुमने उसे ठिकाने लगाने का मंसूबा बना लिया है। वकील इस्तगासा के पे-दर पे इल्ज़ामाती हमलों ने मुलजिम को नर्वस कर दिया। इस मौके पर मैं उसकी मदद को लपका। मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बावाज़े बुलंद कहा, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब, जज ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, आपको वकील सरकार की किस बात पर एतराज़ है? जनाब आली, मेरे फाजिल दोस्त इंतहाई गैर मंतकी और फजूल इल्ज़ामात के ज़रिए मेरे मौकिल को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि मकतूला अपनी मौत तक सलामत अली के निकाह में थी। अगरचे इसका शौहर जेल काट रहा था, लेकिन वो इसकी कानूनी और शरई बीवी थी। इससे बढ़कर ये कि मकतूला अपने शौहर के 2 बच्चों की माँ भी थी। इन हालात में ये कैसे मुमकिन है कि मकतूला एक शौहर की मौजूदगी में मुलजिम से मुतालबा कर रही हो कि वो उससे शादी कर ले? हमारी शरई कवानीन की रूह से किसी मर्द को तो ये इख्तियार हासिल है कि वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है, लेकिन एक औरत के एक से ज़्यादा शौहरों के बारे में ना कभी सुना और ना ही कहीं पढ़ने को मिला। वकील मुखालिफ अपने मौक़िफ़ के ज़ोर पर यहाँ कौन सी नई शरीयत को मुतारिफ कराने की कोशिश कर रहे हैं? अलावा इसी, मैंने ज़रा रुक कर हाज़रीन अदालत पर एक दायराना निगाह डाली, फिर दोबारा जज की तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, जनाब आली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैंने भी बड़ी बारीक बीनी से देखा है। ये एक हकीकत है कि मकतूला अपनी मौत के वक्त 3 माह की हामला थी, लेकिन इसकी ऐसी कंडीशन को बगैर किसी ठोस सबूत के मुलजिम की जिम्मेदारी ठहरा देना इंसाफ के उसूलों के मनाफी है। अगर मकतूला अपने शौहर के तवील ग़याब में उम्मीद से हो गई थी तो यकीनन ये इसकी एक संगीन गलती थी। मैं मकतूला की कोताही से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मकतूला के किसी नाज़ेबा और काबिल मजम्मत फेल को मुलजिम के सर थोप देना सरासर ज़्यादती वाली बात है। इस सिलसिले में बाज़ मेडिकल टेस्ट के ज़रिए ये मालूम किया जा सकता है कि इस वाक़े का दूसरा किरदार कौन है, लेकिन ऐसे किसी मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत महसूस नहीं की गई और मेरे फाजिल दोस्त अपने ज़ोर खिताबत की बुना पर मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मकतूला के साथ पेश आने वाले शर्मनाक वाक़े का दूसरा किरदार इस केस का मुलजिम और मेरा मौक्किल रिजवान शेख ही है। यह से कमोबेश 45 साल पहले का वाक़या है। इस ज़माने में DNA टेस्ट हमारे मुल्क में मुतारिफ नहीं हुआ था। अलबत्ता ऐसे मेडिकल टेस्ट तब भी मौजूद थे जिनकी मदद से हमल और दोनों किरदारों के खून के नमूनों को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारने के बाद एक हतमी नतीजे पर पहुँचा जा सकता था। मेरे एतराज़ के जवाब में जज ने अपने सामने मेज़ पर रखी हुई फाइलों के औराक को उलट पुलट कर देखा और कहा, इस तकाज़ा के अंदर ऐसे किसी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं।
फिर उसने बराह रास्त वकील इस्तगासा से सवाल किया, आप वकील सफाई के एतराज़ात पर कुछ कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स योर ऑनर, वो तवाना लहजे में बोला और फिर मेरी तरफ इस्तेज़ाइया अंदाज में देखने के बाद जज को बताने लगा, योर ऑनर, जाए वकुआ पर मकतूला अपने ही खून में लथपथ पड़ी मिली थी। इसकी गर्दन को बड़ी बेदर्दी से काट दिया गया था। इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि हमें ऐसे किसी टेस्ट का ख्याल आता। फिर ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चला था कि वो मौत के वक्त 3 माह की हामला थी। इस वक्त तक हमें ये भी मालूम नहीं था कि मकतूला का शौहर पिछले 3 साल से जेल में है। बहरहाल ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया गया क्योंकि मुलजिम ने जाए वकुआ पर और बादिज़ां पुलिस कस्टडी में जिस किस्म की मावराए अकल बातें की, इसी से हमें यकीन हो गया था कि वो अपने जुराइम की पर्दापोशी के लिए इस नौयत की कहानियां सुना रहा था। बाकी जहां तक मेरे फाजिल दोस्त के दूसरे एतराज़ का ताल्लुक है तो उसने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर मेरी जानिब देखते हुए तंजिया लहजे में बोला, मैं कोई नई शरीयत मुतारिफ कराने का इरादा नहीं रखता। आप सिरे से मेरी बात को समझे ही नहीं। मैं तो मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मकतूला अपने शौहर की मुजरिमाना जिंदगी से सख्त नाला थी। सलामत अली इससे पहले भी 2-3 मरतबा जेल की हवा खा और पानी पी चुका है। मकतूला ने अपने शौहर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। इस फैसले के बाद ही वो मुलजिम की जानिब माइल हुई थी। फिर वो मुलजिम की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश के सामने सरनगू होती चली गई, जिसका जो नतीजा बरामद हुआ उसका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौजूद है। ये तो आप भी जानते होंगे कि मकतूला अपने शौहर से शदीद बेजार थी। वो सलामत अली को छोड़कर किसी और मर्द से शादी करना चाहती थी। जब मुलजिम ने इसमें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी तो वो भी मुलजिम की हर फरमाइश को पूरा करती चली गई। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने वकील इस्तगासा के खामोश होने पर कहा। वाकई इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इसका मतलब है कि मेरी बात आपकी समझ में बैठ गई है। यकीन से नहीं कह सकता मेरे फाजिल दोस्त, मैंने उलझन ज़दगी की अदाकारी करते हुए कहा। आपकी बात को अपनी समझ में बिठाने या लिटाने के सिलसिले में मुझे आपकी मदद दरकार है। क्या आप मुझसे थोड़ा सा ताउन करने को तैयार हैं? मैंने बड़ी सादगी से एक चाल चली थी और वो सियाना कब्बा मेरी चाल में आ गया। उसने बड़ी फिराक दिली से कहा, हाँ क्यों नहीं, बोले मैं आपसे क्या ताउन करूं? मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने आपसे ज़ाती नौइयत का एक सवाल करना चाहता हूँ, मैंने बदस्तूर मसनूई संजीदगी का मुज़ाहरा करते हुए कहा। अगर आपका सवाल ज़ेरे समाअत केस से मुतालिक होगा तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा, उसने मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखते हुए कहा। मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत के कीमती वक्त का एक सेकंड भी ज़ाया करने का तसव्वुर नहीं कर सकता मेरे फाजिल दोस्त, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं आपसे जो सवाल करना चाहता हूँ उसका ताल्लुक बराह रास्त मकतूला आरफा से है। ठीक है, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। तो फिर पूछें, इस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी? ये किस किस्म का सवाल है? वो भड़क उठा। मेरी उम्र का मकतूला से क्या ताल्लुक? आप जवाब तो दें, फिर बताता हूँ, मैंने पुचकारने वाले अंदाज में कहा। उसने उलझन ज़दा शिकायती नज़र से जज की तरफ देखा, ताहम ऑब्जेक्शन योर ऑनर की सदाए एहतजाज बुलंद नहीं की। जज उसकी प्रॉब्लम की तह में उतर गया। उसने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, बेग साहब, क्या वाकई वकील इस्तगासा की उम्र का ज़ेरे समाअत केस से कोई ताल्लुक बनता है? हाथ कंगन को आरसी क्या है और पढ़े लिखे को फारसी क्या है? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। पहले मेरे फाजिल दोस्त पूछे गए सवाल का जवाब दें, फिर मैं इनके जवाब का इस केस के साथ ताल्लुक जोड़कर दिखाता हूँ। जज ने वकील इस्तगासा से पूछा, वकील साहब, आपको जवाब देने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाबे आली, वो जल्दी से बोला। तो फिर दें जवाब, जज ने मुतदिल अंदाज में कहा, ताकि अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। मैं इस वक्त वकील मुखालिफ के जहन को जिस नौइयत के नफ्सियाती हथकंडों की मदद से मुसख्खर करने की कोशिश कर रहा था, उसने कमराए अदालत में बड़ी ड्रामाई सिचुएशन पैदा कर दी थी। जज समेत हाजरीन महफिल में से हर एक की निगाह मुझ पर लगी हुई थी कि मैं वकील इस्तगासा की उम्र से मुतालिक सवाल के अंदर से क्या निकालने वाला हूँ, और मैं इस सनसनीखेज सूरत हाल को एंजॉय कर रहा था, जबकि वकील इस्तगासा कन्फ्यूज दिखाई देता था। बिलाखिर उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, इस वक्त मेरी उम्र 35 साल है। मेरा अंदाज़ा भी यही था, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। अपनी मौत के वक्त मकतूला आरफा भी पूरे 35 साल की थी।
क्या आप दोनों क्लास फेल हो रहे हैं? ये आप क्या पूछ रहे हैं? वो बिगड़े हुए लहजे में बोला। सवाल नहीं, सिर्फ जवाब, मैंने तंबी करने वाले अंदाज में कहा। क्या आप मकतूला के क्लास फेल हो रहे हैं, हाँ या ना? नहीं, कभी नहीं, वो पूरी कतईयत से बोला। मैंने पूछा, क्या मकतूला आपकी महल्लेदार रही है? हरगिज नहीं। यानी मकतूला की मौत से पहले आपका उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। आप लोगों की कभी कहीं मुलाकात नहीं हुई? आप एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे? नहीं नहीं नहीं, वकील इस्तगासा ने सिर पिटाए हुए लहजे में कहा। और कुछ? मैंने सवाल को यकसर नजरअंदाज करते हुए इस्तफसार किया। तो फिर आप इसकी जिंदगी के अहम राजों से क्यों कर वाकिफ थे? कौन से अहम राज? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। यही कि मकतूला अपने शौहर से सख्त बेजार थी। वो जुराइम पेशा सलामत अली से तलाक लेकर किसी और माकूल शख्स से शादी करना चाहती थी। उसने अपने शौहर से छुटकारा हासिल करने का पक्का फैसला कर लिया था। इसलिए मुलजिम की मेहरबानियों की तुफैल वो उसके करीब होती चली गई। हत्ता कि सलामत अली की बीवी होते हुए भी वो तमाम हुदूद को फलांगती चली गई, क्योंकि मुलजिम ने उससे शादी का वादा कर रखा था और वो मुतमईन थी कि मुलजिम इसे ज़रूर अपना लेगा। लिहाजा हर एहतियात को बालाए ताक रखकर वो मुलजिम के हाथों का खिलौना बनी रही, वगैरह वगैरह। मैंने वकील इस्तगासा के चेहरे पर निगाह जमाकर इस्तफसारात की बौछार कर दी। जब आपका मकतूला से कोई रिश्ता, नाता, ताल्लुक वास्ता नहीं था, तो फिर ये सारी बातें आपको किसने बताई हैं? इनमें से आधी बातें मुझे मकतूला की माँ ने बताई हैं, वो मानदाना नज़र से मुझे घूरते हुए बोला। बाकी आधी इस वारदात के अंदर से मैंने खुद निकाली हैं। ओके, मैंने सपाट अंदाज में कहा। क्या आप इन आधी आधी बातों की तफसील बताना पसंद फरमाएंगे? क्यों नहीं, वो कंधे उचकाते हुए बोला। मकतूला की वालदा की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि मकतूला अपने शौहर से छुटकारा चाहती थी और एक जुराइम पेशा से निजात हासिल करने के बाद वो किसी शरीफ उन नफ्स माकूल इंसान से शादी करना चाहती थी। कोई ऐसा शख्स जो उसकी इज्जत करे, उसके बच्चों को एक बाप का प्यार दे और उसकी वजह से कभी इन्हें माशरे में शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। जैसा कि सलामत अली के कारनामों की तुफैल आए दिन उनकी गर्दन नदामत से झुक जाती है। मकतूला की माँ ने जब इससे पूछा कि क्या उसकी नज़र में कोई ऐसा आदमी है जो इसे 2 बच्चों के साथ अपनाने के लिए तैयार हो जाए, तो मकतूला का जवाब हाँ में था। माँ ने पूछा कि कौन है वो? मकतूला ने कहा कि मैं अभी इस शख्स का नाम नहीं बताऊंगी, बस ये समझ लें कि वो बहुत पैसे वाला है और इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है, मगर इसकी उम्र मुझसे कुछ ज़्यादा है। माँ बहुत जहाँ दीदा थी। वो मकतूला के जहन को पढ़ने के बाद पूछने लगी, क्या तुम अपने सेठ की बात कर रही हो? मकतूला ने न तस्दीक की और न ही तरदीद, बस ये कहकर माँ को खामोश करा दिया कि थोड़ा इंतज़ार करो, मैं चंद रोज़ बाद खुद ही तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वकील इस्तगासा यहाँ तक पहुँचने के बाद रुका, एक फातिहाना निगाह मुझ पर डाली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। मेरे फाजिल दोस्त, ये तो वो आदि है जो मकतूला की माँ के जरिए मुझ तक पहुँची है, और जहाँ तक बाकी आदि का ताल्लुक है, तो इस तक रसाई हासिल करने के लिए इंसान का न्यूटन या आइंस्टाइन होना ज़रूरी नहीं है। आरफा की मौत जिन हालात में हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रोंगटे खड़े कर देने वाला जो इंकिशाफ किया है, इसकी रोशनी में अगर माँ बेटी की गुफ्तगू को रखकर गौर किया जाए तो हर शे रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि मकतूला जिस तनहा साहिब सरवत और उम्र रसीदा शख्स की शादी करने की ख्वाह थी, वो मुलजिम के सिवा कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं न्यूटन और आइंस्टाइन का बहुत एहतराम करता हूँ मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील इस्तगासा की पेश करदा वजाहत के जवाब में कहा। आपने इतने बड़े बड़े लोगों की सिफारिश लगाई है तो मैं आपकी बात पर गौर करने के लिए तैयार हो गया हूँ, क्योंकि हम सब इन 2 शख्सियात के अहद में सांस ले रहे हैं। अब आपको इन्हीं दोनों का वास्ता देकर पूछता हूँ कि क्या आप मकतूला की वालदा को गवाही के लिए अदालत में पेश कर सकते हैं? वाई नॉट, वो पुरगुरूर अंदाज में सीना फैलाते हुए बोला। मकतूला की माँ का नाम इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में मौजूद है। वो अपनी बारी पर लाजमी अदालत में हाजिर होकर हकीकत की नकाब कुशाई करेगी। इस्तगासा की जानिब से 6 गवाहों की फहरिस्त अदालत में दायर की गई थी, जिनमें 3 मर्द और 3 औरतों के नाम थे। मैंने औरतों के नाम पर निगाह डाली, नादरा, सादिका और सफिया। मैंने वकील इस्तगासा से पूछने का इरादा किया कि इनमें मकतूला आरफा की माँ कौन है। मेरे कुछ बोलने से पहले ही जज ने वकील इस्तगासा से इस्तफसार किया। वकील साहब, आपके गवाहों में 3 औरतें हैं, इनमें मकतूला की वालदा कौन सी है? जज ने गोया मेरे मुंह का सवाल छीन लिया था।
मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। वकील इस्तग़ासा ने पहले मुझे अजीब सी नजरों से देखा, फिर रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए ड्रामाई लहजे में जवाब दिया, सादिका, क्या आप आइंदा पेशी पर सादिका को गवाही के लिए अदालत में ला रहे हैं? जज ने पूछा। जनाब आली, मैं पहले नादरा और सफिया को गवाही के लिए पेश करने का इरादा रखता हूँ, वकील इस्तग़ासा ने जवाब दिया। इसके बाद सादिका का नंबर आएगा। क्या नादरा और सफिया को पहले पेश करने का कोई खास सबब है? यस योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा ने इस बात में गर्दन हिलाई और बताया, ये दोनों औरतें मुख्तलिफ औकात में मकतूला से पहले मुलजिम की घरेलू मुलाजमा रह चुकी हैं। ये दोनों मुअज़्ज़िज़ अदालत को मुलजिम की रंगीन मिजाजी और दस्त दराजी के हवाले से बहुत कुछ बताएंगी। ओके, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा और फिर पूछा, क्या आप मुलजिम से और कोई सवाल करना चाहेंगे? अभी बहुत से सवालात बाकी हैं जनाब आली, वो इज़्तिरारी अंदाज में बोला। मेरे फाजिल दोस्त की बेजा मुदाखलत ने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया है। बहुत सारी बातें जहन से निकल गई हैं। खैर, जो याद रह गया वही पूछ लेता हूँ, जज ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। प्लीज़ प्रोसीड। वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि वकील इस्तग़ासा ने इस केस के सिलसिले में अच्छा खासा होमवर्क कर रखा था और ये तैयारी इसके अंदाज़ो अतवार से भी झलक रही थी। जज की इजाज़त के बाद वो दोबारा एक्यूज बॉक्स के नज़दीक चला गया। फिर मुलजिम के चेहरे पर निगाह जमा कर बोला, क्या अब भी तुम इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी हो कि वक़ुआ के रोज़ तुमने नामालूम मेहमानों की ज़याफ़त के बहाने मकतूला को रात देर तक के लिए अपने बंगले पर रोक लिया था ताकि तुम बआसानी अपने मंसूबे को अमली जामा पहना सको। तुमने इस रोज़ मकतूला से मेहमानों की दावत के ज़ेल में इतना ज़्यादा खाना तैयार करवा लिया जो तुम अकेले के लिए 2 हफ्ते तक बआसानी चल सकता था। इस तरह जब तक तुम कोई नई मुलाजमा तलाश कर पाते, तुम्हें खाने के हवाले से कोई दिक्कत न होती। आपने जो बयान किया इसका हकीकत से दूर दूर का भी वास्ता नहीं, मुलजिम ने ठोस अंदाज में कहा। लिहाजा मैं आपकी बात तस्लीम करने से इनकारी हूँ। मगर वाक़ियतन तुम्हारे यहाँ इस रात डिनर पर कोई मेहमान आने वाले थे, तो फिर वो आए क्यों नहीं? इनके साथ कोई सीरियस मसला हो गया था, इसलिए उन्होंने आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। झूठ, वकील इस्तग़ासा ने मेरे मुवक्किल को घूरा। मैं सच बोलने का हलफ उठा चुका हूँ वकील साहब, मुलजिम ने सादा से लहजे में कहा। लिहाजा मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए गलत बयानी की अशद ज़रूरत है, वकील इस्तग़ासा ने कहा, और ये बात भी तुम अच्छी तरह जानते हो कि सच क्या है। जो सच था वो मैंने अपने बयान में बता दिया है, मुलजिम ने वकील इस्तग़ासा की तेज़ और तुंद जिरह का डट कर मुकाबला करते हुए कहा। अगर इसके अलावा भी कुछ सच है तो वो आप बयान फरमा दें। मुलजिम के अंदाज ने वकील सरकार की तबीयत मुकद्दर कर दी। उसने चुपते हुए लहजे में बोलना शुरू किया। तुमने बड़ी होशियारी से केमिकल में बसा हुआ रुमाल सुंघाकर मकतूला को नीम बेहोश किया, फिर तेजदार छुरी से उसकी शहरक काट डाली। इसके बाद खून आलूद छुरी को किचन कैबिनेट में छुपा दिया और फिश एक्वेरियम के अंदर कोई जहरीली दवा मिला दी। ये तमाम तरह हक़ाइक़ तुम्हारी बयान करता मावराई कहानी की अक्कासी करते हैं। तुमने अपने जुर्म की पर्दापोशी के लिए क्राइम सीन के अंदर नादीदा शैतानी कुव्वत को दाखिल किया और सारा मलबा इस नामालूम फर्जी ताकत पर डाल दिया। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक तवील बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए तंजिया अंदाज में बोला। तुमने अपने बयान में बताया है कि मेहमानों के न आने पर तुमने मकतूला को छुट्टी दे दी और ख़ुद अपने बेडरूम में चले गए। थोड़ी देर के बाद तुम्हें बेडरूम के बाहर यानी टीवी लाउंज में किसी गड़बड़ का एहसास हुआ, जैसे 2 अफराद आपस में गुत्थम गुत्था हों। तुमने बेडरूम से निकलकर सूरत हाल जानने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें पता चला कि बेडरूम के दरवाजे को किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी है। तुम बेबस हो गए और जाकर बेड पर लेट गए। तुमने दोबारा बेड से उठकर बाहर आने का इरादा किया जबकि टीवी लाउंज में सन्नाटा छा गया। इस मर्तबा तुम्हें दरवाज़ा खोलने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई और जब तुम टीवी लाउंज में पहुंचे तो 2 हैबतनाक मनाजिर से तुम्हारा सामना हुआ। नंबर 1, मकतूला आरफा अपने ही खून में लथपथ टीवी लाउंज के फर्श पर मुर्दा पड़ी थी। नंबर 2, एक्वेरियम में मौजूद तमाम रंग बरंगी मछलियाँ मर चुकी हुई थीं और इनकी लाशें एक्वेरियम में मौजूद पानी की सतह पर तैर रही थीं। तुम ये वहशतनाक खूनचका मनाजिर देखकर घबरा गए और काफ़ी देर तक तुम्हारी समझ में ही ना आया कि सूरत हाल में तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर जब तुम्हारे होश ठिकाने आए तो तुमने इन वाक़यात के बारे में पुलिस को इत्तला देने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले कि तुम अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते, पुलिस खुद तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच गई।
फिर तुम्हें अपनी मुलाजिमा आरिफा के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। तुमने यही बयान दिया है ना? आखिरी जुमला वकील इस्तगासा ने तस्दीक तलब अंदाज में जोर देकर अदा किया था। मुलजिम ने इसके जवाब में गर्दन को असबाती जुम्बिश देकर कहा, जी बिल्कुल, मैंने यही बयान दिया है। अपने बयान में कोई तब्दीली करना चाहते हो? हरगिज़ नहीं। मुलजिम अटल लहजे में बोला। वेल डन, वकील इस्तगासा ने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। यानी तुम इस मौक़िफ़ पर डटे हुए हो कि अपनी घरेलू मुलाज़मा मक़तूल आरिफा के साथ तुम्हारे गैर इखलाकी ताल्लुकात उस्तवार नहीं थे। तुमने उसे कत्ल नहीं किया। तुम्हारी घरेलू मुलाज़मा और रंग बरंगी पालतू मछलियों की मौत की जिम्मेदार कोई नादीदा शैतानी ताकत है। जी बिल्कुल, मुलजिम बड़े वसूख से बोला। यही सच्चाई है और मैं अपने बयान पर कायम दायम हूँ। जनाब अली, वकील इस्तगासा ने जज को मुखातिब करते हुए मौदबाना अंदाज में कहा, मैंने जितना भी थोड़ा बहुत कानून पढ़ा है, इसमें जिन, भूत, चुड़ैल, साया, बदरू और इसी टाइप की दूसरी मनफी ताकतों के जरिए कत्लो गारतगरी के वाक़यात की गुंजाइश है और ना ही इन कुव्वतों के तुफैल कोई औरत खुद ब खुद उम्मीद से हो सकती है। मुलजिम ने मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने जो कुछ बयान किया है, कानून की नज़र में उसकी कोई अहमियत और अबादियत नहीं है, लिहाजा मुझे मुलजिम से और कुछ नहीं पूछना। लेकिन मुझे मुलजिम से बहुत कुछ पूछना है, मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, और सिर्फ एक सवाल आपसे भी मेरे फाजिल दोस्त। क्या मुझसे सवाल कर कर के आपका जी नहीं भरा? वो तंजिया लहजे में बोला। जब तक आप फलीतागिरी का अमल जारी रखेंगे, नए नए सवाल तो निकलते ही रहेंगे, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा, और ये सिलसिला इस केस के फैसले तक जारी रहेगा। उसने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी और पूछा, ये फलीतागिरी क्या होती है? कमाल है, आपको फलीतागिरी का भी नहीं पता, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। फलीतागिरी दरअसल फितना परवरी के झेल में आता है, यानी नई नई बातें निकालना, फुलझड़ियाँ छोड़ना, आग लगाने वाले काम करना और ऐसी हरकतें करना कि दूसरा सवाल करने पर मजबूर हो जाए। जैसा कि मैं इस वक्त आपकी एक ऊट पटांग हरकत करने पर मजबूर होकर आपसे एक सवाल करने के लिए बेताब हुआ जा रहा हूँ। वो बरहमी से बोला, मैंने तो कोई ऊट पटांग हरकत नहीं की। खुद को अपनी ऊट पटांग, उल्टी सीधी और बेहंगम हरकतों का एहसास थोड़ी होता है मेरे फाजिल दोस्त, मैंने चुपते हुए अंदाज में कहा। इंसान की आंखें हर शय को देखती हैं मगर खुद को नहीं देख सकती। मेरी बात आई आपकी समझ में? खाक भी समझ में नहीं आई, वो सिट पिटाए हुए अंदाज में बोला। आपको जो कुछ भी कहना है साफ अल्फाज में कहें। ओके सर, मैंने अपने चेहरे पर मसनूई संजीदगी तारी करते हुए कहा, फिर इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर की जानिब इशारा करते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, ये सब इंस्पेक्टर अफजल शाह हैं, जो इत्तेफाक से इस केस के तफ्तीशी अफसर भी हैं। वक़ुआ के रोज़ यही शाह साहब यानी कि मेरे मुवक्किल के उस बंगले से अपनी घरेलू मुलाजमा आरिफा के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके थाने ले गए थे। मेरे ख्याल में किसी केस का इंक्वायरी ऑफिसर और वकील सरकार एक ही पेज पर होते हैं। क्या आप मेरे इस ख्याल से इत्तेफाक करते हैं कि आप और अफजल शाह साहब एक ही रास्ते पर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं? इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, वो बड़े बसूख से बोला। आप तो हर जगह से शक की गुंजाइश को ख़त्म किए जा रहे हैं मेरे फाजिल दोस्त। मैंने शाकी नज़र से वकील इस्तगासा की तरफ देखा, फिर पूछा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये साबित करने की जिसारत करूं कि आप और अफजल शाह इस केस में एक पेज पर नहीं हैं। क्या मतलब है आपका? उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर जल्दी से बोला, मैं आपको इजाज़त देने वाला कौन होता हूँ? आपको जो कुछ भी पूछना है मुअज़्ज़िज़ अदालत से पूछें। ये भी ठीक है, मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। आप खफा न हो, मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से रुजू करता हूँ। फिर मैंने कुर्सी इंसाफ पर बराए जमान मोहतरम जज को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब अली, अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो मैं सिर्फ 2 मिनट में ये साबित कर सकता हूँ कि मेरे मुवक्किल को इस केस में फांसने के लिए जो इस्तगासा तैयार किया गया है उसकी इमारत बड़ी बूदी है। मेरे दलाइल की सिर्फ एक ठोकर उसे पल भर में ज़मीन बोस कर सकती है। बेग साहब, जज ने गहरी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने सवालिया नज़र से जज की तरफ देखा, गोया मुझे कहने की इजाज़त दी जा रही है। ऑफ कोर्स, जज ने ठोस अंदाज में कहा। जनाब अली, मैं वकील इस्तगासा और इंक्वायरी ऑफिसर से सिर्फ एक एक सवाल करूंगा।
मैंने बड़े एतमाद से कहा, और मेरा दावा है कि इनके जवाब इस्तगासा की इमारत में लातादाद खतरनाक दरारें डाल देंगे। ओके, आप सवाल पूछ सकते हैं, जज ने कहा। पहले आपकी बारी मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील इस्तगासा की तरफ मुड़ते हुए कहा। क्या आप अपने बयान के इस हिस्से पर कायम हैं कि वक़ुआ की रात मुलजिम ने आइडोफार्म या क्लोरोफार्म या किसी भी बेहोशी तारी करने वाले केमिकल में बसा हुआ रुमाल सुंघाकर अपनी घरेलू मुलाजमा मकतूला आरिफा को मज़ाहिमत के काबिल न छोड़ा, फिर बड़े इत्मीनान के साथ एक तेज धार छुरी की मदद से शहरक काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। मैं अपने मौक़िफ़ पर 100% कायम हूँ, वो मजबूत लहजे में बोला। आपकी इस्तकामत और मजबूती की परसेंटेज अभी निकालते हैं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर इंक्वायरी ऑफिसर को मुखातिब करते हुए पूछा, शाह साहब, क्या आपको याद है कि वक़ुआ की रात आप और कांस्टेबल तुफैल एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर रिजवान शेख का घर ढूंढते फिर रहे थे? इंक्वायरी ऑफिसर की हैसियत इस्तगासा के एक गवाह ऐसी होती है और इसे हर पेशी पर अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। अभी जज के हुक्म पर वो विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया था ताकि मेरे सवाल का जवाब दे सके। जी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो साफ़गोई से काम लेते हुए बोला। हम काफ़ी देर से रिजवान शेख यानी मुलजिम का बंगला तलाश कर रहे थे और इस सिलसिले में आपने हमारी रहनुमाई की थी। बादिज़ा मुझे पता चला कि आप भी इसी गली में रहते हैं और इत्तेफाक से अब आप इस केस में वकील सफाई भी हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वक़ुआ की रात रिजवान शेख के बंगले तलक किसने आपकी रहनुमाई की थी, मैंने तफ्तीशी अफसर अफजल शाह की वजाहत से काम की बात पर फोकस करते हुए कहा। अहमियत इस बात की है कि आपको एक फ़ोन किया गया था। उस वक्त मैं इस सवाल को दोहराने की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। कैसी कंप्लेन? एक औरत ने थाने फ़ोन करके इतला दी थी कि कोई उस पर तशद्दुद कर रहा है, सब इंस्पेक्टर ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। उसने हमें किसी रिजवान शेख के बंगले का एड्रेस भी दिया था। मज़कूरा औरत का नाम क्या था? मैंने पूछा। उसने अपना नाम नहीं बताया था। इस नामालूम औरत ने कितने बजे थाने फ़ोन किया था? ठीक 9:30 बजे रात, आईओ ने जवाब दिया। पुलिस के रोज़नामचे में यही वक्त दर्ज है। वो खासी घबराई हुई थी, इसलिए हम फ़ौरन ही उसकी मदद को निकल खड़े हुए थे। लेकिन हमें रिजवान शेख का बंगला तलाश करने में चंद मिनट लग गए। बहरहाल हम 10 बजे जाए वक़ुआ पर पहुंच गए थे। ठीक हो गया, मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर रूए सुखन वकील इस्तगासा की जानिब मोड़ते हुए इस्तफसार किया। मेरे फाजिल दोस्त, क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद करेंगे कि अगर मेरे मौक्किल ने वक़ुआ की रात अपनी मुलाज़मा आरिफा को कोई केमिकल लगा रुमाल सुंघाकर बेहोश या नीम बेहोश कर दिया था, तो फिर उसने किस तरह थाने फ़ोन करके खुद पर होने वाले तशद्दुद की इत्तला दी? और अगर वो बिलफर्ज़ मुहाल किसी हद तक होश में थी भी तो मुलजिम ने उसे थाने फ़ोन करने का मौका क्यों दिया? वो तो आपके बकौल मकतूला को ठिकाने लगाने का फैसला कर चुका था ना। फिर वो ऐसी संगीन गलती करके अपने लिए फांसी का फंदा क्यों पक्का कर रहा था? मेरे किसी भी सवाल का उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, लिहाजा वो बगले झांक कर रह गया। मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब आली, एक औरत वक़ुआ की रात 9:30 बजे, वो घबराई हुई औरत तो हरगिज़ हरगिज़ आरफा नहीं हो सकती, और वो आरफा ही थी जो खुद पर होने वाले मुबैना तशद्दुद की फ़ोन पर पुलिस को इत्तला दे रही थी। तो फिर यकीनन ना तो उसे मेरे मौक्किल ने रुमाल सुंघाकर बेहोश किया था और ना ही उसके कत्ल से मेरे मौक्किल का कोई ताल्लुक वास्ता है। इस सूरत हाल से इस्तगासा की बदनीयती साफ झलक रही है। जज ने वकील इस्तगासा से इस्तफसार किया, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जनाब आली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की मौत वक़ुआ की रात 9 और 10 बजे के दरमियान वाक़ हुई है। वकील इस्तगासा ने निहायती अहमकाना जवाब दिया, और इस वक्त मकतूला और मुलजिम के सिवा इस बंगले पर और कोई भी नहीं था, लिहाजा ये साबित हो जाता है कि मकतूला को मुलजिम ही ने मौत के घाट उतारा था। महज आपके कह देने से ये बात साबित नहीं हो जाती मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील इस्तगासा को आड़े हाथों लिया। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत भी है जिसे आप अपनी सच्चाई के लिए मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने पेश करें? मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है, और यकलख्त बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देने लगा। मैं वकील इस्तगासा को छोड़कर जज की जानिब मुतवज्जा हो गया। जनाब आली, मैंने उसे मुखातिब करते हुए ठहरे हुए लहजे में बोलना शुरू किया, इस्तगासा का ये दावा है कि मेरा मौक्किल किसी शैतानी कुव्वत की मावराए अकल कहानी सुनाकर
मुअज़्ज़िज़ अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरे मुवक्किल की समझ में जो आया उसने बयान कर दिया। आप मेरे मुवक्किल को कोई बेवकूफ़ ना समझ, दकिया उन्नसी, ज़ईफ़ुल एतक़ाद कुछ भी कह लें, इससे ज़ेर समाअत केस के हक़ाइक़ बदल नहीं जाएंगे। हम थोड़ी देर के लिए मुल्ज़िम के शैतानी कुव्वत का करिश्मा वाले बयान को एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि मैं भी तस्लीम करता हूँ कि कानून की किताबों में इसकी कोई गुंजाइश नहीं निकलती। मुझे इस्तग़ासा के भरोसा इस केस के तफ्तीशी अफसर और मेरे फाजिल दोस्त में से कोई भी ये बता दे कि मेरे मुवक्किल के हाथों बेहोश हो जाने वाली मकतूला ने किस तरह थाने फ़ोन करके खुद पर होने वाले तशद्दुद की इत्तला दी। अगर ये हजरात चाहें तो बाहमी सलाह मशवरे से मिलकर कोई मुश्तरका जवाब भी दे सकते हैं, जो मंतकी और अक़ली एतबार से मुअज़्ज़िज़ अदालत के लिए काबिल कबूल भी हो।